वालेकुम एवरीवन। ओके गाइस, तो हम फीकोरल इन्फेक्शंस की जरा रिवीजन करते हैं फ्रॉम योर कम्युनिकेबल डिजीजेस, जिसमें से आपको मैंने पोलियो टाइफाइड बता दिए थे। टाइफाइड के दो एमसीक्यूज जो बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब अगर आए तो वही आते हैं ज़्यादातर। तो वो ये थे कि एक तो वो आपसे कहते हैं कि साल्मोनेला टाइफी के लिए किसी को हमने टेस्ट किया और उसका स्टूल कल्चर पॉजिटिव आया, उसे आइसोलेट किया हमने, क्योंकि ज़ाहिर वो कैरियर है। कब वो और वो एक्सक्रीट करेगा, तो कब तक हमने उसको आइसोलेशन में रखना है? जब तक उसके 3 कंसिस्टेंट स्टूल कल्चर्स नेगेटिव नहीं आ जाते। ठीक है, स्टूल कल्चर की बात करें, क्योंकि आपको पता है कि हमने इसमें मैंने आपको कहा था टेस्ट जो करते हैं उसमें ब्लड भी कल्चर करके देख सकते हैं। कल्चर करने का मतलब तो आपको पता ही है ना, कि हम ब्लड को मतलब उसकी प्लेट में, कल्चर प्लेट में लगा के चेक करेंगे कि एंटीजन कौन सा है। और स्टूल कल्चर भी जाहिर सी बात है, स्टूल में एक्सक्रीट होगा तो स्टूल कल्चर भी करेंगे। तो जब तक 3 स्टूल कल्चर्स नेगेटिव नहीं आ जाते तब तक आइसोलेट रखना है। एमसीक्यू का आंसर 3 कंसिस्टेंट स्टूल कल्चर्स नेगेटिव है। फिर वो आपसे कहते हैं कि एक बंदा था जिसको साल्मोनेला टाइफी पॉजिटिव टेस्ट तो आया, लेकिन उसको कोई सिम्टम्स नहीं थे, मतलब ये कि वो कैरियर है। तो अब आप बताएं कि उसको कौन सी ट्रीटमेंट देनी चाहिए? तो उसको आपने देना है एम्पिसिलिन प्लस प्रोबेनेसिड। ठीक है, ये उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस उन्होंने लिखी होती हैं, और उसमें से एम्पिसिलिन प्लस प्रोबेनेसिड प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम देते हैं। ठीक है, टेटनस टाइफाइड की। वरना हमने अगर इसकी ट्रीटमेंट के लिए देना है ना, एक बंदा जिसको सिम्टम्स हैं और बाकायदा सब कुछ है, तो हमारी सबसे अच्छी जो ड्रग है वो आजकल सिप्रोफ्लॉक्सासिन चल रही है, जो आपकी फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप की है। वो सबसे अच्छी ड्रग आजकल रिकमेंडेड है। लेकिन आपने अगर किसी को देनी है जिसको सिम्टम्स नहीं है और वो सिर्फ कैरियर है, तो एम्पिसिलिन एंड प्रोबेनेसिड यानी आपकी जो पेनिसिलिन ग्रुप है वो अच्छा रहता है। ये उसको एमसीक्यू का आंसर ये दोनों आते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि आपकी डिजीजेस जितनी भी बुक में लिखी हुई है ना, उनमें उन्हें बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। तो अगर आपसे पूछना है वाइवा में एपिडेमियोलॉजी बताएं इस डिजीज की, तो हमेशा उसको 2 ग्रुप्स में अपने जहन में डिवाइड कर लेना। बुक में भी इसी तरह लिखा हुआ है कि एपिडेमियोलॉजी में एक चीज होती है आपके सबसे पहले है यू हैव डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और दूसरी चीज होती है आपकी डिटर्मिनेंट्स, जैसे बुक में लिखा हुआ है उन्होंने। डिस्ट्रीब्यूशन आपने बतानी होती है हमेशा टाइम, प्लेस और पर्सन के हिसाब से। सपोज मेरे से कोई कहते हैं टाइफाइड का बताएं, तो टाइम के हिसाब से रेनी सीजन में टाइफाइड ज्यादा होता है। प्लेस के हिसाब से कोई खास जगह नहीं है, लेकिन जो आपके वो होंगे जहाँ पर अनहाइजीनिक कंडीशंस होंगी, जहाँ पानी गंदा होगा, सैनिटेशन का अच्छा नहीं होगा, जहाँ पर एक्सक्रीट की डिस्पोजल का सिस्टम नहीं होगा, उस जगह ज्यादा होगा। और फिर पर्सन के हिसाब से भी कहूँगी तो मेल फीमेल में बराबर होता है, लेकिन डेफिनेटली जो लोग गंदे और अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं, पुअर फैमिलीज, ओवर क्राउडिंग, वहाँ ज्यादा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। फिर डिटर्मिनेंट से आपने बताना था कि प्राइमरीली क्या चीज है जो ये कॉज करी, और सेकेंडरी क्या चीज है। प्राइमरी हमेशा होगा वो एजेंट जो कॉज करेगा, जैसे इसमें साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी है। और सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स वो हैं जो कि उसके लिए रिस्क फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल ओवर क्राउडिंग, पुअर लिविंग, बैड जो सैनिटेशन, अनहाइजेनिक मेजर्स, वो सारे सेकेंडरी। किसी भी डिजीज का जब भी कोई आपसे पूछे ना कि प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन या प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट मेजर्स या कुछ भी ऐसा बताएं, तो प्राइमरी स्टेज पे हमेशा हमने क्या चीज देखनी है कि वो चीज जो हम उस बीमारी के होने से पहले कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं? हम वैक्सीनेशन दे सकते हैं, हम वहाँ सैनिटेशन और हाइजेनिक मेजर्स या जो भी जरूरत चीज है वो कर सकते हैं, और साथ हम वहाँ पर अच्छा कंट्रोल दे सकते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी स्टेट पे है। सेकेंडरी प्रिवेंशन या सेकेंडरी जो कंट्रोल होता है किसी भी बीमारी का, वो बीमारी होने के बाद जो आपने करना है, यानी ट्रीटमेंट उसकी जो करनी है दवाइयों से। और जो थर्ड आपका होता है टर्शरी कंट्रोल, वो उस बंदे को जो आपने साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट देनी है, जैसे पोलियो के बंदे को आपने सारी जिंदगी के लिए रिहेबिलिटेशन देनी होती है, उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देनी है, वो आपकी टर्शरी स्टेज पे है। तो ये आपसे पूछते होते हैं। ठीक है, इसमें मैं बता रही हूँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अच्छा, कॉलरा में कोई इसका क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ इसमें से एक ही क्वेश्चन आते हैं आपकी, चाहे एमसीक्यू में चाहे एससीक्यू में है, कि बंदा था उसको प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया था, बिल्कुल एफर्टलेस है, मतलब इसमें कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, बहुत वाटरी डायरिया होता है। और इतना होता है कि एक दिन में आप 20 to 30 स्टूल्स पास करते हैं, और इवन 40 भी हो जाते हैं। तो ये आपका इतने ज्यादा जो स्टूल्स हैं वो कॉलरा के अलावा किसी में भी नहीं होते। और साथ वो आपको बता देते हैं कि स्टूल की जो कंसिस्टेंसी है वो राइस वाटर स्टूल है, मतलब ऐसा लगता है जैसे पानी में चावल भिगोए हुए होते हैं, मतलब छोटे छोटे से चावल नहीं होते, उस तरह की कंसिस्टेंसी होती है। तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉलरा। ये इसी पिक्चर के साथ आता है कि एक बंदा था, वो आया और इतना प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया था, 30-40 एक दिन में कर दिया, और उसने डिहाइड्रेशन होगी उसको, राइस वाटर स्टूल है, बताइए क्या हुआ? कॉलरा हुआ उसे सिंपली। ठीक है, तो कॉलरा में आपने एक बात ये याद रखनी है। दूसरा ये कि जब भी आपने कॉलरा मतलब इरेडिकेशन या उसको आप चाहें कि रुक जाए, तो उसके लिए WHO के क्या स्टेप्स हैं, बुक में ये एज इट इज तो शायद नहीं लिखे हुए, वो आपसे इतना ज्यादा नहीं पूछते, लेकिन कभी पूछ रहे तो सबसे पहले अर्ली डायग्नोसिस, और उसके बाद नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन कॉलरा में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नोटिफाइबल डिजीज है, क्योंकि ये इसका पूरा आउटब्रेक होता है ना किसी भी जगह पे, तो फिर आपने सारे के सारे लोगों को चेक करना होता है। अच्छा, अर्ली नोटिफिकेशन, उसके बाद आपने उनको अच्छी सी पहले उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है, सब केसेस को नोटिफाई करना है, डायग्नोस करना है। उसके बाद आपने उन सबको ट्रीटमेंट, ORS, डिहाइड्रेशन से बचाना, रिहेबिलिटेशन, ये सारे WHO के स्टेप्स हैं, 6-7 है। लाइक कोई डायरेक्टली इस तरह पूछता नहीं है, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि अगर वो पूछ ले तो ये इस तरह के होते हैं।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो आपकी डायरिया की जितनी भी डिजीज़ हैं, एक्यूट डायरियल डिजीज़ में भी और कॉलरा में भी, वो ORS है। क्योंकि बंदे को जब भी डिहाइड्रेशन होगी उससे ORS का पूछा जाएगा। ORS क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन है। इसकी क्या कॉम्पोजिशन होती है वो आपसे पूछते हैं। इसमें दो तरह के थे, पहले जो होता था वो सोडियम बाइकार्बोनेट वाला था, अब जो आ गया वो आ गया सोडियम सिट्रेट वाला। जो सोडियम बाइकार्बोनेट वाला था, बुक की इसमें भी लिखी हुई है कि इसमें आपका बाकी सारी चीज़ों के साथ आपका एडिड होता था सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम सिट्रेट वाले में हमने डाई सोडियम सिट्रेट डिहाइड्रेट जो है वो एक चीज़ है वो ऐड कर दी है, मतलब इसमें बाइकार्बोनेट को सिट्रेट से रिप्लेस कर दिया। क्यों किया है? एक तो स्टेबल ज़्यादा हो गया था उसकी वजह से ORS सोल्यूशन, दूसरा सिट्रेट ऐड करने की वजह से जो स्टूल था उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा हमने कम की, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने कम कर लिया। उतना डायरिया जितना पहले हो रहा था उतना नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि सिट्रेट सोडियम और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है इंटेस्टिन्स में से, तो सिट्रेट वाला सोल्यूशन इज मच। तो उसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे पास जो घर में ORS बनाना था वो किस तरह बनता है। तो 8 टीस्पून ऑफ शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट को 1 लीटर वाटर में 2-3 कतरे लेमन जूस अगर हो तो मिला लें, तो आपका घर में ORS तैयार हो जाता है। आपकी जितनी भी डायरियल डिजीज है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो आपका ORS है। और ORS कब देना है ये मैं आपको फिर बाद में डायरियल डिजीज में बताती हूँ, ठीक है। कॉलरा में से यही बातें आती हैं। फिर कॉलरा का मैं आपको बता रही थी कि जो बाकी चीज़ें हैं ना, कि इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, कैरियर स्टेट कितने अरसे तक रहती है, कॉन्वलेसेंट कैरियर्स क्या होते हैं, वो कॉलरा में भी उसी तरह के हेल्दी कैरियर है, आपका इंक्यूबेशन पीरियड वाला कैरियर है, क्रॉनिक कैरियर और कोवलेसेंस कैरियर है, जिस तरह मैंने पहले आपको बताए थे। तो वो जरा एक नज़र देख लीजिएगा, वरना पूछता नहीं है, ऑलमोस्ट वो कभी भी नहीं आता, लेकिन एक नज़र देखने में कोई हर्ज नहीं है। टेटनस आपको पता है कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से होता है, और ये आपका जब होगा तो स्पास्टिक पैरालिसिस करेगा। ये आपका बेसिकली स्पोर्स से होता है। अगर सॉइल में स्पोर्स इसके होंगे और वो आप इनहेल कर लें या खा लें, किसी तरह आपके अंदर चलेंगे, तो दे कैन कॉज टेटनस। इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 3 C's है, बहुत ज़्यादा होता है ये छोटे बच्चों में ड्यूरिंग बर्थ, जिनकी जब डिलीवरी के टाइम पे वो पेरिफेरल एरिया में कोई दाई जो है वो कर रही होती है डिलीवरी परफॉर्म, और उसके बाद वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड वाली जगह है ना, वहाँ पर वो लगा देते हैं काउ डंग, ठीक है, जो आपकी होता है ना गाय वगैरह का डंग, वो अम्बिलिकल कॉर्ड वाली जगह पर लगा देते हैं। अब वो तो हाईली इन्फेक्टेड चीज़ है, डेफिनेटली वो इन्फेक्शन करेगी, तो उस काउ डंग में स्पोर्स होते हैं टेटनस के, और बच्चे को हो जाता है वो आपके पास सिनेरियो आता है कि 8 दिनों का बच्चा था, माँ लेके आई कि ये बिल्कुल अकड़ सा गया है और सांस भी तेज तेज सा ले रहा है, मतलब ठीक नहीं लग रहा। तो वो बेसिकली वो बताती है कि जब ये पैदा हुआ था तो इसको इधर जो नाफ है वहाँ पर लगाया गया था काऊ का डंग, तो उसका मतलब होता है कि इसको टेटनस हो गया, ठीक है। तो 3 C's जो है ना वो ये कि क्लीन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, सबसे पहली चीज़ जो आपने अम्बिलिकल कॉर्ड जिनसे काटनी है, क्लीन कटिंग सरफेस होनी चाहिए, और क्लीन हैंड्स से काटना होता है, ठीक है। 3 C's आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और आपसे पूछते हैं। उसके अलावा टेटनस में से ना कोई क्वेश्चन आता नहीं इसमें, तो स्पेस्टिक पैरालिसिस है एक, ये आपको पता होता है, दूसरा क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है। अदरवाइज टेटनस की ये वैक्सीनेशन होती है वो आपने स्टेटस आपको पता होना चाहिए, खासतौर पर जो टेटनस का फीमेल्स के लिए होता है, फीमेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज के लिए TT1 अप टू TT5 का शेड्यूल है, वो यहाँ पर तो कोई नहीं पूछता, लेकिन वो आपको आना चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो एक रह गया वो हेपेटाइटिस A वायरस, ये भी फीको-ओरल ट्रांसमिशन है, सिंपल सा वायरस होता है जो आपको पता है कि जॉन्डिस और लिवर को इन्फेक्ट कर देता है, आपके इंजाइम्स लिवर के या जो आपके हैं ALT और AST वो रेज हो जाते हैं, आपका जॉन्डिस होना शुरू हो जाता है, और उसके लिए आप थोड़ा सा मेडिसिन से ठीक होगा, तो इसमें कोई सवाल नहीं है। तो येलो फीवर आपका वो है जो कि आपका एडिस इजिप्टाई जिसका कैरियर है, और जो वायरस है आपका वो जंगल में मंकीज में होता है, ठीक है। मंकीज में ये वायरस प्रेजेंट है, यहाँ से उन्हें मॉस्किटो बाइट करेगा, एडिस इजिप्टाई वही वाला मॉस्किटो जो डेंगू का कैरियर है, तो वो इसे लेके आके ह्यूमन को बाइट करेगा तो येलो फीवर करा देगा। होता है तो ये बड़ा सीरियस सा वायरस है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में नहीं आया। वो आपसे पूछते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो अभी तक पूरे वायरस के जो पूरा इसका साइकिल है उसमें से क्या चीज़ है जो पाकिस्तान में प्रेजेंट नहीं है। पाकिस्तान में मंकीज भी हैं और मंकीज को वायरस हो भी सकता है। पाकिस्तान में एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो भी है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन में कोई हाइजीनिक मेजर्स भी अच्छे नहीं है, कोई सैनिटेशन और कोई मॉस्किटो से प्रिवेंशन भी अच्छी नहीं है। सिर्फ जो चीज़ नहीं है हमारे पास वो इस वक्त वायरस है जो येलो फीवर कॉज कर रहा है, ठीक है। वो फ्लेवी वायरस होता है हमारे पास, या टोगा वायरस फैमिली का वायरस होता है। वो वायरस अभी यहाँ पर नहीं आया, अल्लाह करे ना ही है, लेकिन उसकी वजह से अभी तक येलो फीवर यहाँ नहीं हुआ, ठीक है। जो बाकी पैरासिटिक डिजीज़ है वो हम नहीं करेंगे भी, बिकॉज वो सारी हमने कर चुके हैं हम पैरासाइट्स में। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ जो थोड़ा सा है। एक तो डायरियल डिजीज, एक्यूट डायरियल डिजीज आपको पता है काफ़ी सारी चीज़ों से हो सकती हैं, उनमें से यहाँ पर जो लिखी हुई है इनमें आपका कॉलरा डायरिया करता है, आपके इसके अलावा
हो जाता है जी ये एस्केरिस में, एमीबियसिस में, हुकवर्म में इवन। तो कुछ टाइप की डायरियल डिजीज है जो वो आप आपसे इनलिस्ट करने का तो नहीं पूछते, लेकिन डायरियल डिजीज में सबसे जो इंपॉर्टेंट उसमें से भी सवाल आता है वो ओआरएस का ही आता है कि ओआरएस की कॉम्पोजिशन बताएं, कितने बच्चों में कितना देना होता है। अगर आपने सिर्फ मेंटेनेंस थेरेपी के लिए देना है, माइल्ड डिहाइड्रेशन है या मॉडरेट डिहाइड्रेशन है, तो फिर उसमें ये है कि 2 साल से कम उम्र बच्चे को आपने देना होता है 50 to 100 ml पर डे। 2 से 10 साल के बच्चे को देना होता है 100 to 200 ml पर डे। मेंटेनेंस थेरेपी है ये, ठीक है। और अगर आपने देना है 10 साल से ज्यादा बच्चे को तो जितना वो ले सकता है उतना आपने ओआरएस उसे देना है, ठीक है। और ये तब है जब उसे सिर्फ माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन हुई है। अगर सिवियर डिहाइड्रेशन है तो आपको हमेशा ओआरएस जो है वो उससे काम नहीं चलता, आपको इंट्रावीनस फ्लूइड थेरेपी देनी पड़ती है। और इंट्रावीनस फ्लूइड्स कौन से होते हैं जो आपको सबसे ज्यादा जो समझे जाते हैं अच्छे, वो रिंगर्स लैक्टेट है या फिर आपका होता है डायरिया, डीटीएस कहते हैं उसको, डायरिया थेरेपी कुछ था, ये सिर्फ डायरिया ट्रीटमेंट सोल्यूशन, ठीक है। ये आईवी सोल्यूशन है जो आपने देने हैं। और अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल सेलाइन दे दें, लेकिन दें जरूर। आईवी के साथ फिर बच्चे को ओरल देना होता है, और ओरल भी इस तरह से कि 10 to 15 ml ओआरएस पर किलोग्राम वेट पर आवर के हिसाब से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर सिवियर डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन चेक कैसे करते हैं? आईज से, संकन आईज होंगी कि कैसी है बच्चे की जनरल बिहेवियर से, कि वो इरिटेबल है, वो रेस्टलेस है, या वो बिल्कुल ही मरा हुआ है, क्योंकि सिवियर डिहाइड्रेशन में रेस्टलेसनेस भी खत्म हो जाती है, बच्चा बिल्कुल ऐसे ना बिल्कुल बेजान सा हो जाता है। फिर स्किन पिंच टेस्ट, आप स्किन को अगर ऐसे पिंच करेंगे ना, जो नॉर्मल डिहाइड्रेशन होगी उसमें वो जल्दी से फॉरन रिट्रैक्ट कर जाएगी, अपनी जगह चली जाएगी, लेकिन सिवियर डिहाइड्रेशन में जल्दी जल्दी रिट्रैक्ट नहीं करती। एब्डोमेन उसका स्केफॉइड हो चुका होता है, 10 किलो से ज्यादा वेट लूज हो चुका होता है, और बिल्कुल ही वो थर्स्टी नहीं होता। अगर वो सिवियर डिहाइड्रेशन में और अगर माइल्ड है तो वो थर्स्टी होगा, ईगर टू ड्रिंक होगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन इसमें ओआरएस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, और यही क्वेश्चन आता है आपका। अच्छा, फिर एक टॉपिक होता है आपका फिकोरल इन्फेक्शन या फूड पॉइजनिंग का। याद रखना है हमारे पास 4-5 तरह के हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं साल्मोनेला फूड पॉइजनिंग की, तो इसमें सिर्फ एक बात जहन में रखना कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 12 to 24 आवर्स है, यानी कि कुछ खाने के 12 से 24 घंटे के बाद आपको फूड पॉइजनिंग यानी नॉजिया वॉमिटिंग डायरिया के सिम्टम्स आए हैं तो वो साल्मोनेला के हैं, और इसमें नॉजिया वॉमिटिंग डायरिया ही होता है, कोई ज्यादा मसला नहीं होता। जो स्टेफिलोकोकल फूड पॉइजनिंग है उसका इंक्यूबेशन पीरियड है 1 to 8 आवर्स। अगर वो ये आपको बताते हैं कि बच्चे ने आइसक्रीम अभी खाई थी और 2-3 घंटे बाद उसको बहुत ज्यादा फूड पॉइजनिंग होगी, तो वो हमेशा स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से होती है, ठीक है। इसमें से इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, बाकी बातें तो बुक में भी लिखी हुई हैं, जो मैं बता रही हूँ वो क्वेश्चन जो आते हैं वो बता रही हूँ। फिर हमारे पास होती है जो बॉटलिज्म, जिसको हम कहते हैं बॉटलिनम फूड पॉइजनिंग। ये बहुत सिवियर है लेकिन बहुत रेयर होती है, ये नॉर्मली नहीं होती, और इसमें आपको सिर्फ डायरिया नहीं मिलता, डिप्लोपिया दो नजर आना, डिसआर्थरिया खाने नहीं होता, डिस्फेजिया और मजीद कुछ ऐसे सिम्टम्स है जो इसमें एसोसिएटेड होंगे, और इसका भी जो टाइम है वो 18 to 36 आवर्स है अपेयर होने का, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास कुछ थोड़ी अनकॉमन सी है, बैसिलस सीरियस वगैरह की वो कोई नहीं पूछता, जो पूछते हैं वो सिर्फ साल्मोनेला और स्टेफ ऑरियस ही है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपके फीकोरल इन्फेक्शंस ऑलमोस्ट सारे खत्म हो जाते हैं, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो कवर हो गई। किसी कोई मसला हो कैन आस्क मी। थैंक यू।